नमस्कार। मैं अर्चना चौधरी, हिंदी प्रवक्ता, और आज हम कर रहे हैं कक्षा 10वीं की एनसीईआरटी की पुस्तक क्षितिज भाग 2 का पाठ मानवीय करुणा की दिव्य चमक। बच्चों, इस पाठ के लेखक हैं श्री सर्वेश्वर दयाल सक्सेना जी। बच्चों, हम जीवन में बहुत से लोगों से मिलते हैं, लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनका जीवन हमारे जीवन पर एक गहरी छाप छोड़ जाता है। तो ऐसे ही हैं मानवीय यानी मनुष्य में स्थित करुण भाव से युक्त, दिव्य यानी दैवीय गुणों से युक्त, चमक यानी रोशनी। तो मानवीय करुणा से युक्त दिव्य चमक कौन है? फादर कामिल बुल्के। तो बच्चों, फादर कामिल बुल्के एक ऐसे व्यक्ति थे जिन्होंने लेखक को इतना ज़्यादा प्रभावित किया कि उन्होंने ये पाठ मानवीय करुणा की दिव्य चमक उन्हीं के विषय पर लिखा है। तो ये एक संस्मरण है, क्योंकि संस्मरण वो होता है जो किसी की याद में लिखा जाता है। तो लेखक पर इनका, फादर कामिल बुल्के का, इतना ज़्यादा प्रभाव था कि उन्होंने इस पर ये पाठ लिखा और इसी वजह से ये एक संस्मरण बन गया। तो बच्चों, मानवीय करुणा की दिव्य चमक, इस शीर्षक का अर्थ है मानवीय यानी मनुष्य में स्थित, करुणा यानी करुण भाव से युक्त, दिव्य यानी दैवीय गुणों से युक्त, चमक यानी रोशनी। अर्थात ऐसा कोई व्यक्ति जिसमें दैवीय गुण भी हों, साथ ही दूसरों के प्रति करुणा, दया, ममता जैसे श्रेष्ठ मनुष्यों में स्थित गुण भी मौजूद हों। तो ऐसे व्यक्ति कौन थे? फादर कामिल बुल्के। इस पाठ में हम पढ़ेंगे फादर कामिल बुल्के कौन थे, उनके जीवन, उनके हिंदी प्रेम, लेखक के साथ उनके संबंध और उनकी मृत्यु किस प्रकार से हुई, इस सब के बारे में विस्तार से पढ़ेंगे। अब आप सोच रहे होंगे कि संस्मरण क्या होता है। तो बच्चों, संस्मरण वो होता है जो यादों में स्थित किसी व्यक्ति या जगह के बारे में लिखा जाता है। लेखक ने ये पाठ फादर कामिल बुल्के की याद में लिखा है। तो शुरू करते हैं पाठ मानवीय करुणा की दिव्य चमक। तो सबसे पहले हम जानते हैं कि फादर कामिल बुल्के कौन थे, उनके शारीरिक सौष्ठव यानी शारीरिक रूप से वो कैसे थे, और इसके अलावा वो कहाँ के रहने वाले थे, इसके बारे में जानते हैं। तो फादर कामिल बुल्के एक पादरी थे यानी सन्यासी। उनकी आँखों का रंग नीला था। बड़ा सा सफ़ेद रंग का वो चोगा पहनते थे, जैसे सन्यासी और पादरी वगैरह पहनते हैं। उनकी लंबी दाढ़ी थी। दाढ़ी का रंग भूरा था, परंतु उम्र बढ़ने के कारण थोड़ी थोड़ी वो सफ़ेद हो गई थी। तो ये था बच्चों फादर कामिल बुल्के कैसे दिखते थे। फादर बेल्जियम में एक जगह है रेम्स चैपल, वहाँ के रहने वाले थे। रेम्स चैपल बहुत ही सुंदर जगह है और साधु सन्यासियों की भूमि मानी जाती है। अब जानते हैं कि फादर के परिवार एवं उनके भारत आने के बारे में। बच्चों, फादर के घर में उनके माता पिता, 2 भाई, 1 बहन थी, यानी वे 4 भाई बहन थे। दोनों भाइयों में एक ने संन्यास ले लिया और वो पादरी बन गए, और दूसरे ने गृहस्थ जीवन को अपनाया, अर्थात उनके बीवी बच्चे थे। और बहन थी, वो बहुत ही जिद्दी थी और थोड़ी सख्त भी थी। फादर को अपनी बहन की शादी की बहुत चिंता रहती थी। उनकी बहन ने शादी तो की, परंतु बहुत बड़ी उम्र में। फादर का अपने पिता और भाइयों से ज़्यादा प्रेम नहीं था, परंतु माँ से वो बहुत ज़्यादा प्रेम करते थे। और उनकी माँ की चिट्ठियाँ जब भी आती थी तो वे अपनी माँ की चिट्ठियों को अपने मित्र, जिनका नाम क्या था, डॉक्टर रघुवंश, उन्हें दिखाते भी थे। लेखक को उनके बारे में ये आश्चर्य होता था कि फादर बुल्के का इतना भरा पूरा परिवार था, तो उन्होंने संन्यास लेने और भारत यानी अपने परिवार से इतना दूर आकर रहने के बारे में क्यों सोचा। तो एक बार लेखक ने फादर बुल्के से इस बारे में पूछा,
तो फादर बुल्के ने बताया कि ये सब ईश्वर की इच्छा थी और उन्होंने अपने सन्यास और भारत आने के बारे में बताया। वे कहते थे कि उनको देखकर उनकी माँ ने तो पहले ही बता दिया था कि ये गृहस्थ जीवन नहीं अपनाएंगे। यानी बच्चों, फादर में जो ममता, करुणा और दया के भाव थे वो बचपन में ही दिख गए थे। इसीलिए उन्होंने इंजीनियरिंग में दाखिला तो लिया, परंतु आखिरी साल में इंजीनियरिंग की पढ़ाई छोड़कर पादरी बनने का निर्णय ले लिया। अब बच्चों, वहाँ एक नियम था कि जो व्यक्ति पादरी बनता था तो वो अपनी कोई भी एक शर्त रख सकता था और उस शर्त को मानना आवश्यक होता था। तो फादर बुल्के ने शर्त रखी कि वो पादरी तो बनेंगे, परंतु शर्त ये थी कि वे भारत जाएंगे। अब शर्त माननी आवश्यक थी। पादरी बनने के लिए तो उनकी शर्त मान ली गई और इस तरह वे पादरी बनकर भारत आ गए। जब उनसे ये पूछा गया कि उन्होंने भारत ही आने के बारे में क्यों सोचा, तो इसके बारे में वो कहते थे कि बस उनके मन में ऐसे ही आया तो वे आ गए। यानी भारत की संस्कृति ने हो सकता है उनको बहुत ज़्यादा प्रभावित किया होगा और इसी वजह से उन्होंने भारत आने का निर्णय लिया होगा। अब वो भारत तो आ गए, तो भारत की शिक्षा और बेल्जियम की शिक्षा में अंतर था, तो उन्होंने भारत में शिक्षा ग्रहण की। उसके बारे में लेखक ने बताया कि बच्चों, जिसेट संघ एक संघ था, संघ यानी ग्रुप था जिसमें धर्म की शिक्षा दी जाती थी। तो फादर बुल्के ने सबसे पहले भारत आकर 2 साल तक धर्म की शिक्षा ग्रहण की। कहाँ से? जिसेट संघ से। और कितने साल? 2 साल। उसके बाद उन्होंने 9-10 साल तक दार्जिलिंग में शिक्षा ग्रहण की। बीए की शिक्षा उन्होंने कोलकाता से ग्रहण की और एमए इलाहाबाद से, जहां वे लेखक से पहली बार मिले थे। अब बच्चों, प्रयाग विश्वविद्यालय है इलाहाबाद में, तो 1950 में उन्होंने वहाँ शोध प्रबंध लिखना शुरू किया। यानी जब पीएचडी वगैरह करते हैं तो एक शोध लिखना पड़ता है, थीसिस लिखनी पड़ती है, तो वो उन्होंने 1950 में सबमिट किया। तो जब वो शोध प्रबंध लिख रहे थे तो उस समय जो हिंदी विभाग था यानी डिपार्टमेंट था, उसके जो अध्यक्ष थे वो थे धीरेन्द्र वर्मा। धीरेन्द्र वर्मा एक बहुत अच्छे और एक महान लेखक हैं, तो उनसे उन्होंने बहुत कुछ हिंदी के बारे में सीखा। अब आप समझ ही गए होंगे कि उन्हें हिंदी से बहुत अधिक प्रेम था। उन्हें उन भारतीयों पर गुस्सा आता था जो भारतीय होकर भी हिंदी भाषा बोलने में शर्म महसूस करते थे। लेखक कहते हैं कि वे हमेशा शांत रहते, परंतु कोई हिंदी का अपमान करता तो उन्हें इस बात पर गुस्सा आ जाता। और ये उनकी इच्छा थी, यानी वो चाहते थे कि हिंदी जो है वो राष्ट्रभाषा का दर्जा हासिल करे। और इसके लिए उन्होंने हिंदी भाषा के लिए बहुत ही संघर्ष भी किया। सबसे पहले उन्होंने अपना शोध यानी जो रिसर्च थी उसका जो विषय चुना वो था राम कथा उत्पत्ति और विकास। फिर उन्होंने अंग्रेजी में एक नाटककार हैं मातृलिंग, तो उनका एक नाटक है जो अंग्रेजी में लिखा गया था ब्लू बर्ड, तो उसे उन्होंने हिंदी में अनुवाद किया, यानी हिंदी में उसे बदला। तो हिंदी में उसका नाम रखा ब्लू से नील और बर्ड से पंछी, अर्थात नील पंछी। इसी प्रकार बच्चों, बाइबल जो अंग्रेजी में होती है तो उसको भी उन्होंने हिंदी में अनुवाद किया। बच्चों, उन्होंने डिक्शनरी लिखी यानी शब्दकोश लिखा और वो अंग्रेजी से हिंदी में लिखा। अब आप समझ सकते हैं कि एक विदेशी व्यक्ति विदेश से आकर उसने हिंदी भाषा के लिए कितना अधिक संघर्ष किया और कितना अधिक प्रयास किया हिंदी को राष्ट्रभाषा बनाने के लिए। और हम भारतवासी होते हुए भी और हिंदी भाषी होते हुए भी हम हिंदी को उतना अधिक सम्मान नहीं देते जितना हिंदी को सम्मान मिलना चाहिए। तो हमें कोशिश करनी चाहिए कि हिंदी भाषा का अधिक से अधिक प्रयोग करें। तो अगर प्रश्न आता है कि उन्होंने हिंदी के लिए क्या क्या किया, तो ये सब
आप उनके हिंदी प्रेम या हिंदी के लिए किए गए प्रयासों के बारे में आप बता सकते हैं। अब हम करते हैं कि लेखक के साथ उनके संबंध किस प्रकार के थे। लेखक उनसे सबसे पहले इलाहाबाद में मिले थे। वो मिले किसके जरिए? परिमल के जरिए। बच्चों, परिमल एक साहित्य के से संबंधित एक संस्था है जिसमें लेखक और कवि रचनाएं लिखते हैं और उसमें क्या कमी और अच्छाई है इसके बारे में भी चर्चा करते हैं। यानी जो रचनाओं की आलोचना भी की जाती है और साथ में रचनाएं भी लिखी जाती हैं। ये संस्था फादर बुल्के लेखक और उनके कुछ साथियों ने मिलकर बनाई थी और इस संस्था में फादर बुल्के सबसे बड़े थे। सभी फादर बुल्के सभी के साथ हंसी मजाक करते रहते। किसी रचना की चर्चा चलती तो ये सीधे उसके बारे में बता देते कि क्या कमियां हैं और क्या अच्छाइयां हैं। और बच्चों, न केवल कमियां बताते बल्कि उन्हें ये भी बताते कि इन कमियों को किस प्रकार से सुधारा जा सकता है। तो इस प्रकार बड़े भाई की तरह वो उनका मार्गदर्शन करते थे साहित्य रचना में और हमेशा वो हंसी मजाक करते रहते थे। और इसी वजह से लेखक कहते हैं कि उनका जो परिमल का माहौल था वो एक घर जैसा माहौल था। वो कहते हैं कि परिमल के सभी सदस्य परिवार की तरह एक दूसरे के साथ घुल मिलकर रहते थे। फादर बुल्के सभी के कोई भी उत्सव हो या दुख का माहौल हो तो उसमें शामिल जरूर होते। एक बार वो अगर किसी के साथ भी रिश्ता बना लेते तो वो उस रिश्ते को जरूर निभाते। यहाँ तक कि लेखक के बेटे के अन्नप्राशन के उत्सव में भी वो बड़े भाई की तरह उसमें शामिल हुए और उन्होंने ही लेखक के बेटे को सबसे पहले अनाज का निवाला दिया। वो न केवल सुखों में शामिल होते थे बल्कि दुखों में भी शामिल होते। जब लेखक की पत्नी और उनके बेटे का देहांत हुआ तब भी उन्होंने लेखक को सांत्वना दी और कहा, हर मौत दिखाती है जीवन को नई राह। अर्थात जिनकी आज मृत्यु हुई है वो फिर से किसी न किसी रूप में जन्म अवश्य लेंगे। आत्मा मरती नहीं है, आत्मा सिर्फ और सिर्फ शरीर बदलती है। लेखक को ये शब्द हमेशा याद रहे। तो आप समझ सकते हैं कि एक सन्यासी होकर भी वो सभी के साथ रिश्ता निभाते थे, चाहे वो दुख में हो चाहे सुख में हो, हर एक के दुख और सुख में शामिल होते। बच्चों, इसी कारण लेखक को फादर बुल्के देवदार की वृक्ष की छाया के समान लगते हैं। अब बच्चों, अक्सर ये प्रश्न पूछा जाता है कि लेखक को फादर बुल्के देवदार की वृक्ष की छाया के समान क्यों लगते थे। तो इस प्रश्न में आप ये बता देंगे एक तो कि वो हंसी मजाक करते थे जिसकी वजह से जो वो परिमल संस्था थी उसमें परिवार के जैसा माहौल बना रहता था। इसके अलावा वो हर एक के दुख और सुख में बड़े भाई की तरह शामिल होते थे और साहित्य रचना में भी हर एक की मदद करते थे। इसीलिए वो देवदार की वृक्ष की छाया के समान लगते थे, क्योंकि देवदार का जो वृक्ष होता है बच्चों बहुत ऊंचा होता है और उसकी छाया जो भी उसके नीचे बैठता है उसको शांति और सुख प्रदान करती है। वैसे ही फादर बुल्के के संपर्क में जो भी आता था उसको शांति और सुख का अनुभव होता था। और उनका सबके साथ इस प्रकार से मिलने के इस व्यवहार को देखकर ही लेखक कहते हैं कि वे मन के सन्यासी नहीं थे बल्कि संकल्प से सन्यासी थे, क्योंकि मन से तो वह हर एक व्यक्ति के साथ रिश्ता बनाकर रखते थे। लेखक से भी वो हर बार मिलते थे। जब भी वो इलाहाबाद होते या दिल्ली भी जब भी आते तो वो लेखक से मिलते थे। तो ऐसा कोई सामान्य व्यक्ति तब करता है जब उसके साथ पारिवारिक संबंध, और ऐसा सामाजिक व्यक्ति ही करते हैं। लेकिन साधु सन्यासी ऐसा कभी नहीं करते। वो किसी के साथ भी ऐसा रिश्ता नहीं बनाते जो लंबे समय तक चल सके। लेकिन फादर बुल्के ऐसा करते थे, इसीलिए लेखक को ऐसा लगता है कि वो मन से सन्यासी नहीं थे, सिर्फ उन्होंने सन्यास का एक संकल्प धारण किया था। जो पादरी थे उसका एक चोगा पहन लिया था, लेकिन मन से वो अभी भी सन्यासी नहीं थे। लेखक बताते हैं कि फादर बुल्के
भारत में 47 वर्ष रहे और 73 वर्ष की उम्र में उनका देहांत हो गया। उनका देहांत हुआ 1982 में। और उनका यानी उनकी मृत्यु का जो कारण था उनकी बीमारी जहरवाद। बच्चों, जहरवाद एक ऐसी बीमारी होती है जिसमें फोड़े हो जाते हैं और जो इन्फेक्शन से युक्त होते हैं और जो अत्यधिक तकलीफ और पीड़ा से युक्त होते हैं। यानी जो मरीज होता है उसको बहुत ज़्यादा तकलीफ और पीड़ा अनुभव होती है। तो ऐसी बीमारी से युक्त थे फादर कामिल बुल्के। अब बच्चों ये सोचो कि फादर बुल्के जो सबके साथ प्रेम से रहते थे, जिन्होंने हमेशा ईश्वर की भक्ति की है, तो ऐसे व्यक्ति की जहरवाद जैसी बीमारी से मृत्यु होना लेखक को बिल्कुल पसंद नहीं आया। और वो कहते हैं कि जिस ईश्वर की उन्होंने इतनी भक्ति की, उस ईश्वर ने उन्होंने अंत समय में इतनी तकलीफ दी, और यह लेखक को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा। जिस व्यक्ति में दूसरों के प्रति ममता, स्नेह, करुणा भाव का अमृत था, उस व्यक्ति की जहर से मृत्यु, यह लेखक को बिल्कुल भी पसंद नहीं आया। और उनका यानी फादर बुल्के का अंतिम संस्कार किस प्रकार से किया उस बारे में बात करते हैं। उनको दिल्ली में कश्मीरी गेट में कब्रिस्तान में एक नीली छोटी सी गाड़ी में ताबूत में लाया गया था। डॉक्टर रघुवंश, उनका बेटा जनेंद्र कुमार, डॉक्टर सत्य प्रकाश, मसीह समुदाय के लोग और न जाने कितने ही लोग वहाँ मौजूद थे। सभी की आंखों में आंसू बह रहे थे। उनका अंतिम संस्कार मसीही विधि से किया गया और ये विधि फादर पास्कल ने निभाई। लेखक कहते हैं कि फादर बुल्के सन्यासी थे और उन्होंने कभी नहीं सोचा होगा कि किसी सन्यासी की मौत पर कोई इस प्रकार से रोएगा, परंतु उनकी व्यवहार के कारण उनकी मृत्यु पर असंख्य लोग रो रहे थे। तो बच्चों, ऐसे थे फादर कामिल बुल्के। उनका जीवन हमें बहुत कुछ सिखाता है। तो अगर उनका जीवन परिचय पूछा जाता है तो आप पूरे पाठ में जो कुछ भी है वो उनका जीवन परिचय ही है, तो आप वो सब लिख सकते हैं। तो ये था पाठ मानवीय करुणा की दिव्य चमक। अगले वीडियो में हम करेंगे इस पाठ के बहुविकल्पीय प्रश्नोत्तर। मेरे पिछले वीडियो के लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी, वहाँ से आप अन्य पाठों के सार और साथ में बहुविकल्पीय प्रश्नोत्तर देख सकते हैं और याद कर सकते हैं। उम्मीद करती हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें, और अभी तक आपने मेरे चैनल अर्चना चौधरी हिंदी क्लासेस को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि आपको अगले वीडियो के नोटिफिकेशंस तुरंत मिल जाएं और आप अपनी परीक्षाओं की तैयारी अच्छे से कर सकें। धन्यवाद।